हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो मैं कुछ दिनों से क्लास 12th का करवा रही थी, पर आज मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करूंगी कि बहुत दिनों बाद। तो अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर प्रेज्यूम्स। ठीक है, तो ये जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है ये लेविस ने दिया है, ऑर्थर लेविस ने। ठीक है, तो उनका था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब कि ये एक थ्योरी थी जिसमें कि दो सेक्टर थे। एक था सबसिस्टेंस सेक्टर, एक क्या था, सबसिस्टेंस सेक्टर, और दूसरा था मॉडर्न सेक्टर। ठीक है, दो सेक्टर थे, एक था सबसिस्टेंस सेक्टर, दूसरा था मॉडर्न सेक्टर। ठीक है, तो सबसिस्टेंस सेक्टर में क्या था कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी था वो जीरो था। क्यों? क्योंकि जो सबसिस्टेंस सेक्टर था वहां पर जो एक, सपोज करिए मैं अभी समझा रही हूँ, इससे अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको स्टोरी जैसा लगेगा पर आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसने दिया है, आर्थर लेविस ने दिया है। यहाँ पे इस थ्योरी में दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। फर्स्ट इज सबसिस्टेंस सेक्टर, सेकेंड इज मॉडर्न सेक्टर। ठीक है, तो ये जो आपका सबसिस्टेंस सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक लैंड है, यहाँ पे 10 लेबर लगे हुए हैं। ठीक है, 10 लेबर लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ 5 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 10 लेबर लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो जो एक्स्ट्रा 5 लेबर है वो क्या यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे 10 लेबर है तो भी 100 kg वीट प्रोडक्शन हो रहा है, और 5 लेबर है तो भी 100 kg वीट प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर का जो एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो सबसिस्टेंस सेक्टर है यहाँ के कुछ लेबर चले जाएंगे मॉडर्न सेक्टर में, मतलब कि प्रोडक्शन सेक्टर में। ठीक है, तो अगर कुछ जो एक्स्ट्रा लेबर है जो सबसिस्टेंस सेक्टर में है, क्योंकि आप देख पा रहे एक छोटा सा लैंड है, यहाँ पे 5 लेबर की ज़रूरत है और यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जो 5 लेबर है वो चले जाएंगे अगर मॉडर्न सेक्टर में। तो इससे क्या होगा कि मॉडर्न सेक्टर में प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, मॉडर्न सेक्टर में प्रॉफिट होगा। ठीक है, मॉडर्न सेक्टर में अच्छा अर्निंग होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। और जो सबसिस्टेंस सेक्टर थे वहाँ पे वेजेस उनको उतना नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी वो 5 लेबर में भी 100 kg वीट और 10 लेबर में भी 100 kg वीट ही थी। तो वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी उतनी सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए लेबर को उतना कुछ अच्छा वेजेस नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न सेक्टर में, वो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे उनको ज़्यादा वेजेस भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ज़्यादा लेबर आ गए तो वहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रही है, तो वेजेस भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात की, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट सेक्टर में हम लोग ने देखा सबसिस्टेंस सेक्टर। सबसिस्टेंस सेक्टर में हम लोग ने देखा एक छोटा लैंड है जहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, क्योंकि वो काम में लगे हुए लेकिन वो प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
अगर आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे, इसको मैंने पढ़ाया हुआ इस थ्योरी को, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अगर आप सर्च करेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ पर मैंने डायग्राम भी बताया है कि इसका 2 सेक्टर को मैंने डिवाइड किया है, सबसिस्टेंस सेक्टर को अलग, मॉडर्न सेक्टर को अलग, उस दोनों का मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी मैंने बताया। तो उसमें आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है जिस कारण मैं डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें, इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है प्रिज्यूम्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों है डिटेल में आपको मैंने बता दिया कि सबसिस्टेंस सेक्टर में और मॉडर्न सेक्टर में क्या डिफरेंस है, और सबसिस्टेंस सेक्टर में क्या था कि लैंड, एक ही लैंड है, मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, एक लैंड है जहाँ पे 10 लेबर लगे हुए हैं, लेकिन रिक्वायर की बात करें वहाँ पे सिर्फ 5 की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 5 लेबर है वो प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगी। 5 लेबर में भी 100 kg वीटी प्रोडक्शन होगा, 10 लेबर में भी 100 kg वीटी प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ के कुछ लेबर अगर मॉडर्न सेक्टर में चले जाते हैं, इंडस्ट्री में चले जाते हैं, तो क्या होगा कि वो इंडस्ट्री की ग्रोथ को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, इन्हांस करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो लेबर के वेजेस भी बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ इसका आंसर होगा आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको सबसिस्टेंस सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इफ द मोनोपोलिस्ट इनकर्स लॉस इन दी शॉर्ट रन देन इन दी लॉन्ग रन, ठीक है। तो अगर मोनोपोलिस्ट को लॉस हो रहा है शॉर्ट रन में, तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ाए थे परसों, जिसमें कि मैंने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया। तो मैंने वहाँ पे वो क्लास 12th का पोर्शन था, आगे भी आपको टीपी, एपी, एमपी सब कुछ पढ़ना होता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं, आपका बेस क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। देखिए, शॉर्ट रन क्या होता है, छोटा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और लॉन्ग रन होता है एक लंबा टाइम पीरियड। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके पास टाइम कम होता है, ठीक है, और उन्हें डर होता है लॉस का, ठीक है, वहाँ पे रिस्क होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर, और जो लॉन्ग रन होगा, लंबा टाइम पीरियड, वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो अगर मोनोपोलिस्ट क्या है, मोनोपोली मार्केट आपने पढ़ा है, ठीक है, तो उसको हैंडल कौन करता है, मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, मोनोपोलिस्ट को अगर लगे कि शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, तो वो लॉन्ग रन में क्या करेंगे। मोनोपोली मार्केट में क्या था, सिंगल सेलर थे और लार्ज नंबर ऑफ बायर था। तो मोनोपोली का फुल कंट्रोल होता था मार्केट पे, ठीक है, वो अपने हिसाब से प्राइस को डिटरमिन कर सकता है, अपने हिसाब से प्राइस को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो अकेला है मार्केट में, वहाँ पे और भी बहुत सारे सेलर्स नहीं है, सिर्फ सिंगल सेलर था, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम बात करें कि इफ द मोनोपोलिस्ट को अगर शॉर्ट रन में लॉस हो गया तो वो क्या करेगा। अगर मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में लॉस हो गया तो क्या लॉन्ग रन में वो क्या बिजनेस से बाहर जाएगा, या फिर वो बिजनेस में स्टे करेगा, या फिर वो ही विल ब्रेक इवन TR=TC, ठीक है, ब्रेक इवन हम लोग ने पढ़ा हुआ है, और या फिर इसमें से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, अगर शॉर्ट रन में लॉस हुआ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग रन में भी लॉस होगा, तो वो ये सोच के रुक भी सकता है, ठीक है, बिजनेस में ये सोच के कि शॉर्ट रन में लॉस हुआ तो लॉन्ग रन में भी लॉस होगा, तो वो बाहर भी जा सकता है और वो ब्रेक इवन में भी पहुंच सकता है। इसमें से कोई भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, आंसर विल बी डी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें टैरिफ रिडन ऑफर कर्व विल ब्लेंड, ठीक है, टूवर्ड्स। टैरिफ रिडन की बात करें, देखिए, तो जो टैरिफ होता है कंट्री का, ठीक है, ऑफर कर्व डिपेंड ऑन हाउ द टैरिफ रेवेन्यू इज स्पेंट। ऑफर कर्व किस पे डिपेंड करता है कि जो टैरिफ का जो रेवेन्यू है वो कैसे स्पेंड हो रहा है, ठीक है, कैसे उसको स्पेंड किया जा रहा है, ये डिपेंड करता है टैरिफ रेवेन्यू, ठीक है। देखिए, ऑफर कर्व क्या डिपेंड करता है कि जो टैरिफ है
टैरिफ का जो रेवेन्यू है वो कैसे स्पेंड हो रहा है। अगर रेवेन्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो टैरिफ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर रेवेन्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगी टैरिफ क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो टैरिफ रिडन ऑफर कर्व विल ब्लेंड, स्पेस थोड़ा कम है, मैं इधर बना देती हूँ। देखिए नॉर्मल आपका देखिए यहाँ पे ऐसे होगा एक, ठीक है। ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अ टैरिफ रिडन ऑफर कर्व विल ब्लेंड टूवर्ड्स, ठीक है। टैरिफ रिडन है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक है और आपका एक और ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और इसके बीच से एक और टर्म्स ऑफ ट्रेड जाएगा। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बीच से एक और टर्म्स ऑफ ट्रेड जाएगा, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा मेरा डायग्राम थोड़ा उतना अच्छा नहीं तो रुकिए मैं एक बार और बना देती हूँ। पहले आपका कुछ इस तरीके का था, यहाँ से कुछ ऐसा, ये आपका, सॉरी इसका बीच से कुछ ऐसे, ये आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है, ठीक है। अगर टैरिफ रिडन हो रहा है, ठीक है, ऑफर का विल ब्लेंड, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट गुड बढ़े, इंपोर्ट गुड एक्सेस होगा। तो ये देखिए कुछ यहाँ से एक और ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और बीच से एक और लाइन ऐसे करके यहाँ से, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। ये हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये आपका क्या हो रहा है कि इंपोर्ट गुड एक्सेस, अगर टैरिफ रिडन ऑफर कर्व विल ब्लेंड क्या होगा, टुवर्ड्स इंपोर्ट गुड एक्सेस, तो इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑफर कर्व किस पे डिपेंड करता है, कि किस तरीके से टैरिफ रेवेन्यू को स्पेंड किया गया है, ठीक है। और अगर रेवेन्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो जो टैरिफ होगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 1। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने किए हैं। अब हम लोग कल एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। डेली मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।